वंदे मातरम। मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये है कि आज़ादी का आज 75वां वर्षगांठ संपन्न हुआ। हम 76वें वर्षगांठ में प्रवेश किए हैं। देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्रीमान नरेंद्र मोदी ने इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष घोषित किया है। पूरे साल प्रधानमंत्री के तरफ से अमृत वर्षा होगी, उसका आज बानगिल प्राचीन लाल किला के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्गार व्यक्त किए। मित्रों, प्रधानमंत्री के अमृत वर्षा के बाद जो विपक्ष का विषैला बोल है, आज उसी पर कुछ चर्चाएं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री के वो अमृत वर्षा जिस पर विपक्ष शोर शराबा और हंगामा कर रहा है, उनके कुछ बानगी आपके सामने रख रहा है। असल में विपक्ष को परेशानी इस बात का है कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी ने आजादी के परमवीरों के नाम में बाबा साहब अम्बेडकर, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल जैसे लोगों का नाम का उल्लेख क्यों किया। उन्होंने सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक ही क्यों नहीं सीमित रहे, क्योंकि देश को तो यही बताया गया है कि आज़ादी सिर्फ गांधी नेहरू परिवार ने ही दिया है, बाकी सब के सब तो ताली बजा रहे थे। मुख्य विपक्ष कांग्रेस को इस बात का ऐतराज है। उन्होंने कहा कि सावरकर का नाम लेकर के आज़ादी की अपमान की गई। आज़ादी के लड़ाई में काला पानी की सजा गांधी परिवार में किसी को नहीं हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू एन ए बेसेंट के साथ मीटिंगें किया करते थे। ब्रिटेन की महारानी उनका विशेष मेहमान हुआ करती थी और मोहनदास करमचंद गांधी के लिए स्पेशल विशेष बग्गी जिसमें महारानी चला करती थी, उस पर मोहनदास करमचंद गांधी चला करते थे। आज़ादी की लड़ाई वो लोग इस रूप में ले रहे थे। सिर्फ सावरकर साहब को ही काला पानी का सजा हुआ था। उस काला पानी के सजा याफ्ता महावीर का नाम अगर लिया गया तो लोगों को दर्द तो होना ही था, क्योंकि मुझे भी ऐतराज है कि वीर सावरकर साहब का नाम ऐसे लोगों के साथ क्यों जोड़ा गया जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ कंधे में कंधा मिला करके चल रहे थे और अंग्रेज का नुकसान नो इस बात का गुणगान किया करते थे। आपको याद होगा कि जब विश्व युद्ध छुड़ा तो मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा कि अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है, हमको अंग्रेजी शासन की रक्षा के लिए विश्व युद्ध में अपना एक आना और एक जवान झोंक देना चाहिए। उन्होंने देश से आह्वान किया कि अंग्रेज से हम बाद में निपटेंगे, पहले अंग्रेज मुसीबत में है, इससे निपटा जाए और अपने घर की एक जवानी और एक आना, मतलब उस वक्त एक आना मतलब आज का मेरे ख्याल से 1000-2000 रुपया के करीब होगा, तो एक आना मतलब एक आना रुपया पैसा और एक जवानी मतलब एक जवान आदमी अंग्रेज को कुर्बान कर दीजिए, आप मरने के लिए ही बने। अंग्रेजों के हित चिंतक आदमी के साथ वीर सावरकर का नाम लेना तो मुझे प्रथम दृष्टया ऐतराज का विषय लग रहा है। इस पर कड़ा ऐतराज होना ही चाहिए। मित्रों, उससे भी बड़ा ऐतराज जो माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन में लगा, जो आज उनकी अमृत वर्षा हुई लाल किला के प्राचीर से, वो ये कि जो लोगों ने देश को लूटा है उनको वापस देना पड़ेगा। अभी बानगी है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी के गर्लफ्रेंड के घर से अरबों रुपये मिला है। अभी उनका खजाना पर डाका डलना बाकी है, उनके खजाने पर छापा लगना बाकी है। जांच एजेंसियां उनके खजाने की पता ढूंढ ली है। सही समय और कानूनी मजबूती की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी ने उनको अपने से विमुख नहीं किया है। उनको राजनीतिक शेल्टर मिला हुआ है और राजनीतिक शेल्टर भी इतनी ज्यादा मजबूत मिली हुई है कि उन्हीं के पार्टी तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ने पार्थो जी के विरुद्ध में एक शब्द बोल दिया था, तो ममता बनर्जी ने उसको पार्टी के प्रथम सदस्यता से ही निकाल दिया। इसलिए समझ लीजिए कि पार्थो चटर्जी के साथ कितना ममता बनर्जी एसोसिएट है और कितना मजबूत एसोसिएशन दोनों लोगों का है। नरेंद्र मोदी की जांच एजेंसी इन्हीं सब विषयों पर विचार करके फूक फूक करके कदम रख रही है और ये स्वराज है कि जब तक स्वराज सफल नहीं माना जाएगा
तब तक जब तक कि देश का रुपया लूटा हुआ एक एक पाई देश के खजाने में नहीं आ जाता, चाहे वो देश में हो या विदेश में। इसी बात की परेशानी विपक्ष को है। माननीय प्रधानमंत्री ने आज एक बड़ा ही शानदार कहा, हालांकि मुझे नहीं लगता रहा कि ये कोई कहने की जरूरत है। आखिर देश की आधी आबादी को इग्नोर करके आप जीवन कैसे चला सकते हैं? साइकिल के दोनों पहियों में अगर बढ़िया हवा ना हो और दोनों पहियों की कंडीशन ठीक ना हो तो साइकिल पैदल भी नहीं चल सकती। दौड़ा करके चलने का तो कोई मतलब नहीं बनता। मोटरसाइकिल में भी पहिया का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ अलग अलग होती है, लेकिन हवा दोनों में बराबर ही होता है। अगर प्रेशर कम बेसी होगा या एक टायर पंचर होगा दूसरा नहीं होगा तो मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। उसी तरह से जीवन की डोर है, अगर औरत और मर्द, पुरुष और महिला दोनों लोगों को समान अवसर नहीं दिया जाएगा, समान रूप से सम्मान नहीं दिया जाएगा, तब तक प्रगति संभव ही नहीं। उन्होंने भारतीय महिलाओं के विषय में कहा है, मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई कहने जैसी बात है, क्योंकि बिना किसी कहे हमारी महिलाओं ने आज ओलंपिक में जो पदक जीता, उस पदक तालिका में सबसे ज्यादा हमारे बेटियों ने विजय पताका फहराया है। सोने पर निशाना जितना हमारी बेटियों ने लगाया है, चाहे वो मुक्के से हो, बाहर वजन उठा करके हो, बैडमिंटन से हो, दौड़ के हो या जिस भी विधा में हो, हमारी बेटियों के घूसे की धमस लोगों ने देखा और सोना उगला। हमारी बेटी की बैडमिंटन की शॉट पर दुनिया सोना उगली, हमारे बेटी की पंच पर दुनिया सोना उगली। वजन उठाने में हमारी बेटी ने जो वजन उठाया उसमें दुनिया ने सोना देने पर मजबूर हुआ। तो बेटियों को कहने की जरूरत नहीं है। आज जेट फाइटर से लेकर के लड़ाकू विमान तक हमारी बेटियां उड़ा रही हैं और उस हर क्षेत्र में बेटी आगे है, चाहे वो भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी द्वारा आयोजित आईएएस की परीक्षा हो, साइंटिस्ट बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, पायलट बनना हो, मिलिट्री जैसी टफ सेवा जिसमें कहा जाता था कि ये सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र है, उसमें भी महिलाओं ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। आजादी की लड़ाई से लेकर के वर्तमान लड़ाई तक हमारी महिलाओं ने अपना सर्वोच्च साहस, अपना सर्वोच्च शक्ति प्रदर्शित किया है। माननीय प्रधानमंत्री का आज उनके तरफ एड्रेस करना देश को समान अधिकार देने और देश को समान गति से आगे ले जाने का मतलब प्रधानमंत्री का प्रयास है, जो सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री का आज का आह्वान अक्षरशः काबिले तारीफ है और उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपने तरफ से सुझाव देता हूं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश का लूटा हुआ पैसा पाई पाई वापस आएगा, जिसकी बानगी दिख भी रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो औद्योगिक लुटेरे हैं, जो बैंक लुटेरे हैं, उनके हाथ से भी पैसे की रिकवर करने का प्रयास करें और ईमानदारी से प्रयास करें। तभी जा करके उनके नीति पर, उनके नियत पर और उन पर संदेह नहीं बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारे बैंक लुटेरे जितनी तेजी से हमारे बैंक को लूट रहे हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं, और बड़ा अफसोस के साथ है कि भारत के प्रधानमंत्री, चाहे वो आज के प्रधानमंत्री हो या 1952 से अब तक के प्रधानमंत्री हो, उन सबका रवैया उन लोगों के प्रति उदासीन ही रहा। किसी का जोड़ इस बात पर नहीं रहा कि बैंक लुटेरों से बैंक की लूटी हुई रकम वापस लेने का प्रयास किया जाए। मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चाहे पहले प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या वर्तमान प्रधानमंत्री देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जनक नरेंद्र मोदी हो, बैंक लुटेरों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर सभी लोगों का एक समान है, ये समस्या पर है। क्योंकि अलग अलग प्रधानमंत्री ने देश को बढ़ाने के लिए अलग अलग काम किया। उन्होंने, किसी ने कृषि क्षेत्र पर बढ़ावा दिया, किसी ने औद्योगिक क्षेत्र पर बढ़ावा दिया, किसी ने सांस्कृतिक क्षेत्र पर बढ़ावा दिया, किसी ने सर्वांगीण बढ़ावा दिया, किसी ने सर्वांगीण विकास की इच्छा की, लेकिन बैंक लुटेरों से लूटी हुई रकम वापस लाने का प्रयास किसी ने ईमानदारी से नहीं किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में आस्था, विश्वास और भरोसा है कि मोदी जी जरूर कुछ करेंगे। तो मोदी जी अगर जरूर कुछ करेंगे तो सबसे पहला काम ये करे कि बैंक लुटेरों का पैसा पाई पाई लेके आए। कम से कम जो देश में है, जो देश से भाग गए हैं, उसको लाने का कानूनी प्रयास करें, क्योंकि वो एक बियॉन्ड द बाउंड्री है और उस पर उस देश के कानून के तहत भी कानूनी अड़चन और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दुनिया भर में प्रतिष्ठित वकीलों का फौज है हमारे पास। हमारे वकीलों ने दुनिया के मंचों पर, विश्व मंच पर, विश्व न्यायिक मंच पर अपना लोहा मनवाया हुआ है। चाहे वो जिस भी मामले में हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में हमारे वकीलों ने जितनी बहादुरी, तत्परता, ईमानदारी और सक्षमता से भारत का केस मजबूती से रखा है, वो काबिल तारीफ है। दुनिया हमारे
न्यायविदों की और न्यायिक जानकारों की लोहा मानते हैं। तो दुनिया के अलग अलग देशों में भागे हुए हमारे भगोड़ों के साथ हमारी न्याय से जुड़े हुए लोग, कानून के जुड़े हुए लोग उस तरह की कानूनी व्यवस्था करेंगे और कोर्ट में सक्षम लड़ाई लड़ करके भारत के भावना को रख करके उनको वापस लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो विद इन द बाउंड्री है, जो हमारे देश के अंदर है, उस पर तो आपका कानून लग रहा है, उस पर तो आपकी ईडी, सीबीआई और सीबीसीआईडी वगैरह सब जा करके उनको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन देखा ये जाता है कि अगर राकेश परमार, भरतचंद्र चतुर्वेदी और आप जैसे लोगों का 500-500 रुपया का 2 किस्त अगर फेल हो जाता है किसी कारणवश, तो आपको ब्लैकलिस्ट घोषित कर दिया जाता है। भारत का कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। लेकिन देखा जाता है कि 1000 करोड़ रुपया पहले लेके डुबा दिया, 1000 करोड़ रुपया का साइन हो रहा है, 1000 करोड़ का पाइपलाइन में, और अगला 2-3 हजार करोड़ रुपया वो मांगने का भी सोच रहा है। बैंक उसके सोचने से पहले उसको प्रायोजित कर देती कि भाई सब ये 10-20 हजार करोड़ ले जाओ, क्योंकि उसको मालूम है कि ना तो मैं पहले वाला दिया है, ना आगे दूंगा, ना आगे देने की मेरे को कोई जरूरत है। चाहे इसके प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी रहे या कल कोई दूसरा आदमी आवे, हमारे भले की बात वो भी करेगा, वो भी किया था। मतलब कल, आज और कल तीनों ही कालखंड में बैंक लुटेरों के भला चाहने वाली ही राजनीतिक व्यवस्था रही है। ये सोचने वाली बात है। और इसका सीधा साधा जीता जाता उदाहरण ये है कि हमारे देश में आज के तारीख में जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित धन्ना सेठ या लुटेरा धन्ना सेठ या धनी धना सेठ है, उन सब लोगों की अकूट कमाई 50 वर्ष के अंदर की है। अगर 50 वर्ष से पहले जाना जाए तो कोई आदमी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहा था, तो कोई आदमी हीरा के कंपनी में मजदूरी का काम करता था। आज वो दुनिया का सर्वाधिक धनी आदमी है, राजनीतिक कुव्यवस्था की वजह से या हमारे राजनीतिकों के बेईमानी की वजह से। अगर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश का लुटा हुआ पाई पैसा आएगा, तो उसमें इन लोगों का लुटा हुआ भी पैसा अगर पाई आता है, तभी जाकर के माननीय प्रधानमंत्री पर भरोसा होगा और हम जैसे लोग माननीय प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक प्रणाम करेंगे, क्योंकि ये एक अविश्वास बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बैंक का एनपीए है वो इन 8 सालों में पहले वाला एनपीए से ज्यादा बढ़ा हुआ है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंक का पैसा है जिसको ये कहा जाता है कभी मिलने वाला नहीं है, वे ऑफ कर दिया जाता है और बैंक से कहा जाता है कि इस पैसे को अब हटा दो, अपने बैलेंस में ना रखो क्योंकि मिलने वाला नहीं है। और उसकी भरपाई हम जैसे लोगों के इंटरेस्ट बढ़ा करके, अलग अलग टैक्स लगा करके और हमसे वसूला जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर आपका कोई परिवार नहीं है। आप परिवार के लिए बेईमानी नहीं कर रहे हैं, ये मुझे मालूम है, लेकिन अगर आप परिवार के लिए बेईमानी नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके नाक के नीचे उद्योगपति पैसा लेकर के भाग कैसे जा रहे हैं? और भागने की छोड़िए, देश में ही रह करके उद्योगपति पैसा ना देने की साहस कैसे कर रहे हैं? इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री विचार करिएगा। दुनिया में अमर हो जाएंगे, भारत के प्रथम पूजनीय नागरिक हो जाएंगे आप, अगर आपने देश के असली लुटेरों के पैसा, लूटा हुआ धन को भारत के खजाने में जमा कर दिया था। उम्मीद करते हैं कि भारत का अमृत महोत्सव के बाद जब 17 महोत्सव 2048 जब देश का 100वां वर्षगांठ मनाया जाएगा, तब मुझे लग रहा है कि आयु आपके साथ नहीं होगी, इसलिए आपको 100वां वर्षगांठ तक जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो ये कार्यकाल आपका मिला हुआ है जो 25 तक रहेगा, इस कार्यकाल में कुछ सार्थक प्रयास कीजिए ताकि इतिहास में आपका नाम अमर हो। आज कोई और विषय नहीं कहूँगा, सिर्फ आपको आज़ादी की 75 वर्ष पूरा होने पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, 76वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबको वंदे मातरम कहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।